हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब मज़े में ही होंगे और आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। देखिए, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर या तो जिसके बेसिस पे काफ़ी सारे एमसीक्यू जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बराबर। तो आज का पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा कलर्ड आयंस और एक रहेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसके अंदर इसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते ही है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये नया सेशन जिसका नाम है कलर्ड आयंस। क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो आप कहोगे हाँ सर वो कलरफुल होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सबसे पहले अपने प्यारे से कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट हमें कैसा मिलता है? ब्लू कलर। कैसा होता है वो बेटा? ब्लू कलर का होता है। अगर मैं बात करूँ आपको KMnO4 की, तो KMnO4 का कलर कौन सा रहता है? पर्पल कलर रहता है। बराबर है, पर्पल या थोड़ा वायलेट जैसा भी होता है। अगर हम लोग बात कर ले K2Cr2O7 की, तो K2Cr2O7 भी इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। सो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है ट्रांजिशन एलिमेंट के, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या तो वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में वो कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हम लोग यहाँ पर मेंशन करने जा रहे हैं वो किसके बारे में है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो पॉइंट्स है वो आप लोग वन बाय वन लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर, बराबर है, वो आयनिक हो या तो कोवेलेंट भी हो सकते हैं। सो दे आर कलर्ड, दे आर कलर्ड, बराबर। बोथ in the solid state, in the solid state or in a aqueous solution and in aqueous solution, बराबर है। तो ये पॉइंट बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि सारे के सारे जो कंपाउंड होते हैं चाहे आप उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लो या तो आप सॉलिड स्टेट में ही उसकी पढ़ाई करो, तो ये कैसे रहने वाले बेटा? कलरफुल रहने वाले हैं, बराबर है। तो अब हम लोग आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वाई दे आर कलरफुल, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई चीज होगी, बराबर। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग क्या करेंगे? तो देखो, सबसे पहली बात क्या होता है कि कलर जो होता है, कलर इज ड्यू टू, कलर किसकी वजह से होता है? कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट, प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी सब शेल। डी सब शेल जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सारे होते नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, इसलिए वो कैसा होता है? कलरफुल होता है कंपाउंड, बराबर। व्हेन द एनायन, अगर हम लोग बात करें आगे, व्हेन द एनायन, KMnO4 में K प्लस है, MnO4 माइनस है, तो MnO4 माइनस यानी क्या हुआ बेटा? वो एनायन हुआ। व्हेन एनायन और द लिगैंड, द लिगेंड्स, तो लिगेंड्स क्या होता है? लिगेंड्स होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल या तो नेगेटिव आयन। वो क्या करता है? अप्रोच करता है बेटा, द अप्रोच द ट्रांजिशन मेटल आयंस। किसको अप्रोच करेगा? वो ट्रांजिशन मेटल आयन को अप्रोच करेगा। अप्रोच करेगा तो ट्रांजिशन मेटल आयन की जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाएगी, बराबर है। देयर डी ऑर्बिटल्स, देयर d orbitals, हाँ, d orbitals do not remain, do not remain degenerate, degenerate, वो degenerate नहीं रहेगी बेटा। do not remain degenerate का मतलब क्या है? इक्वल एनर्जी वाली नहीं रहेगी। they split, तो क्या हो जाएगा? स्प्लिटिंग हो जाएगी। they split into two sets, दो सेट में बढ़ जाएगी। एक सेट को हमने सीखा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसको कहते थे T2G, दूसरे को कहते हैं EG, बराबर है। वन सेट कंसिस्टिंग ऑफ लोअर एनर्जी, एक जो होगी उसकी लोअर एनर्जी रहेगी, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, जिसको क्या नाम देंगे?
बहुत ही सही है, T2G। इसको क्या कहेंगे बेटा? T2G, विच इंक्लूड्स, T2G में कौन कौन सी चीजें होती है तो आपको पता होना चाहिए। यस बोलिए। dxy, dyz और dxz, ये तीन चीजें होगी, dxy, dyz और dxz। एंड another set of higher energy विच इज कॉल्ड, जिसके अंदर क्या क्या होता है, इसको हम लोग Eg कहेंगे। और उसमें कौन कौन सी ऑर्बिटल होगी बेटा? डी स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। तो अब ध्यान से देखिए, जब कभी भी लिगेंड अप्रोच करते हैं ना बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे केमिनोफोर है तो केमिनोफोर में मैंगनीज के आसपास क्या है? ऑक्सो आयंस है। तो वो ऑक्सो आयंस क्या करेंगे? उस वो लिगेंड जो है बेटा वो मेटल आयन की डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करेंगे। पहले डी ऑर्बिटल कैसी थी? बराबर है, जिसकी एनर्जी इक्वल थी, यानी कि डीजेनरेट। अब जब उसके आसपास के लिगेंड उसको अप्रोच करते हैं तब क्या होता है कि उसकी जो ऑर्बिटल्स है वो डीजेनरेट ना होकर दो अलग अलग सेट में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें से एक सेट होता है, इसको हम लोग T2G कहते हैं। यहाँ पर मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये जो हमने लिखा, दिस इज कॉल्ड, ये जो स्प्लिटिंग हो रही है उसको लिख लो, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। बार बार बता रहा हूं मैं। यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आप कैसे समझाओगे? तो सबसे पहले डी ऑर्बिटल जो थी वो कैसी थी? डीजेनरेट। कितनी ऑर्बिटल होती है? 5, 1 2 3 4 और 5। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इसको जनरली क्या लिख देते हैं हम लोग? डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स अब स्प्लिट हो रही है दो सेट में। मेरा लोअर एनर्जी सेट जो है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल आ जाएगी बेटा। इसमें कौन कौन से आएगी? डी एक्स वाई, dy z और dxz। इसको हमने नाम दिया हुआ T2G। और ऊपर कौन कौन सी ऑर्बिटल आएगी? यस वेरी गुड, एक होगी बेटा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरी का नाम होगा डी जेड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? Eg ऑर्बिटल्स। क्या कहेंगे? Eg। हाँ, टेक इट इजी, इसको थोड़ा इजी तरीके से लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। कलर आयंस के अंदर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? नाउ अब होगा क्या यहाँ पर कि डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दस द इलेक्ट्रॉन कैन जम्प। इलेक्ट्रॉन जम्प करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा वो क्या करेंगे? नीचे से ऊपर जंप करेंगे। मान लो कि T2G में कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो जंप करके कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। बराबर है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डू दिस। आपको भी रोटी चाहिए ना कहीं से जंप करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन को भी रोटी चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए, तभी वो ऊपर से नीचे जा पाएगा। तो डू दिस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को कुछ खाकर कुछ एनर्जी लेकर जंप करना है ऊपर। सो द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डू दिस, यानी कि जंप करने के लिए एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है? इट इज ऑब्टेन बाय absorption of light of a particular wavelength of लिखेंगे particular wavelength। और वो कहाँ से मिलती है? इन द रीजियन ऑफ विजिबल लाइट। तो ये पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। बराबर है, जो आप अच्छे से समझते जाओ और लिखते भी जाओ, बहुत ही जरूरी है। पूरा वीडियो देखना है आपको तो ही मजा आएगा। बराबर है। चलिए बेटा, अब आगे हम लोग पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि भाई कहाँ से आगे वो एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर ली, इलेक्ट्रॉन जंप भी कर गया, तो इसका कोई एग्जाम्पल लेकर भी समझाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वो लोअर एनर्जी में थे पहले, फिर उन्होंने क्या किया? एनर्जी एब्जॉर्ब की और हायर एनर्जी में जंप कर दिया। तो वो होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉन। द एनर्जी लिखेंगे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट सच इलेक्ट्रॉन
इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, उसको कोई बहुत भारी भरकम एनर्जी नहीं चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन पटाख से जम कर जाएगा। रेडिएशन ऑफ लाइट करस्पॉन्डिंग टू सच स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन में से उसको इतनी एनर्जी मिल जाती बेटा। अब आगे का पॉइंट क्या कहना चाहते हैं कि ट्रांजिशन मेटल आयंस हैव अ प्रॉपर्टी, द ट्रांजिशन metal ions have a property to absorb, किसकी प्रॉपर्टी होती है, टू एब्जॉर्ब द सच रेडिएशन फ्रॉम विजिबल रीजन, बराबर है, वहां से उसको विजिबल रीजन ऑफ लाइट, इतना मेटल आयन के पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को और वो वहां से जंप करेगा, बराबर। इफ द सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स सच अ वेवलेंथ, बराबर, जो सब्सटेंस ऐसा है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब्सटेंस होगा मान लो KMnO4, मैंगनीज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे और वापस ट्रांसमिट करेंगे, तो वैसे ही आपको कलर दिखेगा, बराबर है। तो उस तरह से आप ये मान सकते हो। तो मान लो कि कोई सब्सटेंस है जिन्होंने क्या किया कि रेड लाइट को उन्होंने एब्जॉर्ब किया, बराबर, कोई सब्सटेंस था, सब्सटेंस ने रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब द रेड लाइट एब्जॉर्ब, तो वो कलर जो है, बराबर, उसकी करस्पॉन्डिंग कलर दिखाएगा ग्रीनिश ब्लू कलर, बराबर, ग्रीनिश ब्लू कलर। तो ग्रीनिश ब्लू कलर जो होगा वो किसका होगा, सब्सटेंस का। सब्सटेंस था, उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया रेड कलर, और सब्सटेंस खुद कैसा दिख रहा है, ग्रीनिश ब्लू कलर। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि भाई द कलर, जो ऑब्जर्व कलर होता है बेटा, ऑब्जर्व कलर एंड द कलर एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर किसको कहते हैं हम लोग, ऑब्जर्व कलर एंड कलर एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस। दूसरी बात, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कैन बी आइडेंटिफाई यूजिंग द रेड व्हील, सॉरी, एक व्हील जो है उसको बनाएंगे हम लोग, जिसको हम लोग कहेंगे मंशेल। क्या नाम दिया गया है, मंशेल कलर व्हील। एक ऐसा व्हील साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया था जिससे हम लोग इजीली कर पाएंगे। मान लो कि यहाँ पर विप गियर के बेसिस पे बना रहे हैं, तो वी है, विप गियर में आई को हम लोग स्किप कर रहे हैं, यहाँ पर बी, VIB, G, फिर Y, फिर O और R, इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है। विप गियर कलर का उन्होंने, देखो यहाँ पर ये सारे इस तरह से इन्होंने एक व्हील दिया हुआ है, बराबर है। तो जहां पर हम लोग अच्छे से इस व्हील का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग उसका कलर निकाल सकते हैं, बराबर। मान लो कि ऑपोजिट कलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली, तो Cu+2 का जो सॉल्ट है वो हमें कैसा दिखता है, Cu+2 यानी CuSO4, तो वो कैसा दिखता है बेटा, ब्लू कलर का दिखता है, बराबर है। वैसे ही मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ कि मान लो कि मैंने लिया है TiH2O6 और यहाँ पर 3+, इसको क्या कहेंगे, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन, बराबर। ये एक एनहाइड्रस कंपाउंड है, बराबर है। तो इसके बारे में जब हम लोग लिखेंगे तो इसमें क्या होगा बेटा, सबसे पहले टाइटेनियम जो होता है उसका नंबर होता है 22, यानी कि आर्गन 3D2 और 4s2। अब टाइटेनियम का ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा कि इसके अंदर आर्गन और 3D में रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यानी D1 कन्फिग्रेशन है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सबसे पहले तो ये ऑक्टेडाइडल कॉम्प्लेक्स है, तो बात ऑब्वियस है कि स्प्लिटिंग कैसे होगी, ऑक्टेडाइडल में स्प्लिटिंग होती है T2G और EG में, T2G और EG, तो ऊपर वाले को EG कहेंगे, नीचे वाले को T2G कहेंगे। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ येलो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। और एक्साइटेड, ये क्या था बेटा, ग्राउंड स्टेट में था, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर था, ग्राउंड स्टेट, वहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पर,
तो वहां से इलेक्ट्रॉन T2G से जंप करके सीधा चला गया कहाँ पर Eg में। तो यहाँ Eg में एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे हम लोग, और ये एक्साइटेड स्टेट है बेटा, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो सिंस द येलो वेवलेंथ इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द विजिबल रीजन, देन द ब्लू एंड रेड लाइट विल बी ट्रांसमिटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू एंड रेड लाइट ट्रांसमिट हो रही है। इसका मतलब कि ये जो कलर है, इस सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड विल अपीयर लाइक अ पर्पल। कैसा कलर दिखता है हमें? पर्पल कलर का, विच इज अ मिक्स ऑफ, पर्पल किसका मिक्स होता है बेटा? ब्लू प्लस रेड का। कौन सी लाइट? येलो उन्होंने एब्जॉर्ब की थी, तो येलो के सामने जो है वो आप देख रहे हो कि वो जो व्हील था उसमें भी आ रहा है, बराबर है, यानी कि वायलेट कलर जैसा दिख रहा है। तो इन्होंने पर्पल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो नज़दीकी का मामला है, हम लोग कुछ हद तक यहाँ पर अच्छे से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से सारे अलग अलग कलर आपको मिलते हैं। अब ये बताओ, एक और चीज आपको याद करवा दूं यहाँ पर कि मान लो कि स्कैंडियम+3 हुआ या तो टाइटेनियम+4 हुआ, तो दे हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, उसमें डी ऑर्बिटल्स कैसी होती है बेटा? एम्प्टी होती है। एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स कैसी होती है? कलरलेस। वहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन क्या एब्जॉर्ब करेगा? इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो कोई कलर ट्रांसमिट नहीं करता है। तो जब एम्प्टी डी ऑर्बिटल आता है तब याद रखना है आपको कि ये कंपाउंड सारे के सारे कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, बराबर है। दूसरी बात, एक चीज और कि मान लो कि Cu+ लिखा, या तो कहीं पर Ag+1 है, Au+1 है, या तो Zn+2 है, ये सारे के सारे जो है कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है। कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है, तो वो भी कैसे रहते हैं? दे ऑल्सो आर कलरलेस। या तो एम्प्टी होगा या तो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होगी, उसके अंदर ये सारे कंपाउंड्स कलरलेस रहते हैं, बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, सो देयर इज नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो कहां पर प्रमोट करोगे इलेक्ट्रॉन को? हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड कलरलेस। तो इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं? कलरलेस। यहां तक की कहानी थी कलर कंपाउंड्स की। अब हम लोग आगे जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे हम लोग, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है बेटा, बराबर। सो नाउ अवर टॉपिक इज मैग्नेटिक बिहेवियर। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी कंपाउंड, अब छोटी सी बात समझ लो कि मैग्नेटिक बिहेवियर यानी क्या। तो जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं बेटा, वो 3 टाइप के होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या रहता है? एक पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक, और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? When a substance is placed in a magnetic field, जब कभी भी कोई सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब strength of hydrogen, the intensity of the magnetic field in the substance may be greater than or less than of hydrogen। हाइड्रोजन को रेफरेंस रखते हुए काम किया हुआ है कि हाइड्रोजन से स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या तो उससे कम रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ द फील्ड इन द सब्सटेंस इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन से ज्यादा हुआ, बराबर, फील्ड, देन द सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड एट्रैक्ट्स द लाइन ऑफ फोर्स। तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल रहेगा, यानी कि एट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। इफ द फील्ड ऑफ द सब्सटेंस इज लेस देन हाइड्रोजन, तो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। देखो याद रखो, डायमैग्नेटिक का मतलब है दूर जाना यानी रिपल्सन, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है पास आना यानी कि अट्रैक्शन। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स टेंड टू रिपल लाइंस एंड ऑफ फोर्स। इसका मतलब कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेंगे? वो रिपल करेंगे, बराबर है। बाकी सब कंटेंट उन्होंने लिखा हुआ है। दूसरा पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा, बराबर है। ये चीजें हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर के अंदर जब आप लोग पढ़ते हो तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। सबसे पहले टाइटल डालो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बराबर। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको लिखा रहा हूँ। सबसे पहले ऑन द बिहेवियर लिखो, ऑन द बिहेवियर इन द मैग्नेटिक फील्ड, ऑन द बेसिस ऑफ behavior in a magnetic field, magnetic
filled substance are classified into paramagnetic, then diamagnetic, then we can say it is a ferromagnetic बराबर। ये तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम लोग इसको बेटा, बराबर है। सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली एट्रैक्टेड, बराबर है। तो आप देखो अब इसमें कैसे कैसे हम लोग लिखेंगे। तो एट्रैक्टेड, देखो पहली बात है कि सब्सटेंस विच आर attracted by applied magnetic field, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। दूसरे लिखेंगे सब्सटेंस विच आर, अब अट्रैक्ट नहीं होंगे, अब क्या करेंगे, विच आर रिपल बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको क्या लिखेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये डेफिनेशन है सारी। और तीसरा है सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, क्या लिखेंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसको लिखेंगे फेरोमैग्नेटिक। समझ में आ गया सबको। सबसे पहले सब्सटेंस की तीन कैटेगरी, पैरा, डाई और फेरो, और उसके बाद हमने छोटी छोटी उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर मेंशन कर ली। अब आगे क्या करेंगे कि पैरामैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी होती है, पैरामैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी होती है, इट इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से होती है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो सब्सटेंस कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर ट्रांजिशन, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल as they have incomplete d orbital, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इनकम्प्लीट d orbital। कैसी होती है d orbital, इनकम्प्लीट होती है, यानी कि दैट इज अनपेयर इलेक्ट्रॉन, उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से वो क्या होता है कि ट्रांजिशन मेटल आयन जो होते हैं, दे आर बेटर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक, बराबर है। एज द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, दूसरी बात नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा। याद रखिए मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज पार्शियली ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, पहली बात। तो ये भी याद रखना जरूरी है कि मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी वजह से होता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन as well as स्पिन मोशन। दो मोशन की वजह से होता है बेटा, एक तो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, और स्पिन यानी अपने एक्सिस पे भी इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इसमें दो तरह के मोशन होते हैं जिसकी वजह से हमें ये मिलता है, बराबर। सिंस ट्रांजिशन मेटल आयंस द अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर शेल में होते हैं ट्रांजिशन में। तो इन सच केसेस स्पिन कंट्रीब्यूशन इज, देखो अब याद रखो दो टाइप के मोशन होते हैं, बट स्पिन मोशन, यहाँ पर स्पिन मोशन is more important than orbital motion, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, orbital motion, बराबर। ओके, so hence magnetic moment is calculated based on spin motion। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला पहले भी सिखाया हुआ, म्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, √n × n+2 बॉर मैग्नेटॉन। इसके बेसिस पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, बराबर। वो वेराइज करती है विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक और पॉइंट लिखेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट वेराइज ओनली विथ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। बेटा अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कम होता जाएगा।
मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में थोड़ा सा फर्क रहता है। अगर हम लोग देखें कोई भी, मान लो कि मुझे लिखना है कि भाई स्कैंडियम, चलो टाइटेनियम +2 की अगर मैं बात करूँ तो टाइटेनियम +2 में 3d2 में इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर 2। तो उसकी वैल्यू जो है कैलकुलेटेड वैल्यू मिलेगी मुझे, वो कितनी मिलेगी 2.84। तो इस तरह से आप यहाँ पर n यानी क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूला में अगर आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो आपको आंसर मिलेगा। मान लो कि मुझे कहीं पर Mn+2 के लिए निकालना है, तो Mn+2 यानी 3d5 यानी n = 5। अगर n = 5 आएगा तो म्यू = क्या करोगे आप, √5 × 5 + 2, तो हो जाएगा 235 बॉर मैग्नेटॉन। दिस इज द आंसर। और इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकाल लेते तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 5.9 बॉर मैग्नेटॉन। बस तो ये मेन पॉइंट्स थे किसके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग यही सीख रहे हैं कि भाई यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो निकालने का ये एक फॉर्मूला है, बराबर है। और इस फॉर्मूला में आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बराबर है, मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा, बराबर है। चलिए, तो यहाँ तक का कंटेंट आप लर्न करिए, सीखते रहिए, कीप इट अप, बराबर है। फिर से मिलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के साथ। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जहाँ पर बात आएगी वहां पर हम लोग वापस मिलेंगे।